अध्याय है राजा नगर किसान बंधुत्व। हम इसमें पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत का कथानक क्या है, महाभारत की कथा में क्या कहता है मूलतः, किसी को पता है? सुने ना महाभारत का, कौरव पांडव का युद्ध है ना महाभारत में। तो हम ये जो यूनिट है काफ़ी अधिक इंटरेस्टिंग है। इस यूनिट में हम लोग तो पढ़े ही हैं कि भाई विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। इसको पढ़ने के बाद, सब चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग थ्योरी में एक बार स्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल तरह से कैद कर लीजिएगा आँखों में, दिमाग में, मन मस्तिष्क में। है आपको अशोक का शासनकाल, देख लीजिए 268 से 231 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ 185 ईसा पूर्व। इस तरह से बहुत सारे, समुद्रगुप्त इम्पॉर्टेंट है, ये अरबों का विजय, ये स्मरणीय बिंदु है। इसको बस हल्का देख लीजिएगा एक नज़र में। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बाद में तो आपको याद करना ही है। ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784 में। बाद में रेलवे का एग्ज़ाम दिलाओगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम दिलाओगे, क्योंकि आर्ट्स वाले हैं। बस ऑप्शन क्या है हमारे पास? कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना। ना आप इंजीनियर बन सकते, ना डॉक्टर, ना सीए, आप ये सब बन सकते हैं कंपटीशन बेस पे। कंपटीशन की तैयारी करना है तो ये 70% क्वेश्चन आर्ट्स के जो होते हैं, 100 प्रश्न में से 70 प्रश्न किससे आते हैं? आर्ट्स समूह से आते हैं। समझ लीजिए आर्ट्स में आप जो पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिए 12वीं में 11वीं में, तो समझ लीजिए आगे आपके लिए बेस तैयार हो गया। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? पढ़े तो हो, मगर प्रश्न पूछ दिया रेलवे ग्रुप डी में। ग्रुप डी मतलब पोर्टर, गैंगमैन, फाटक के किनारे झंडा दिखाता है। ग्रुप डी 10वीं पास मांगता है उसमें। ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। देखिए सबसे ज़्यादा मैकेंजी ने एकत्र किए थे तमिल भाषा के 8000 अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाना। मतलब जेम्स प्रिंसेप पहला पुरातत्ववेत्ता था, पहला अंग्रेज था जिसने अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। इनको अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख होता क्या है? जो पुरातत्व में दिखाया गया, पुरातत्व साक्ष्य में पढ़े थे अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या आते हैं? सिक्के, अभिलेख, है ना। तो ये अभिलेख जो हैं, जो प्राचीन काल में जो राजा थे, जो राजा थे, अपने संदेशों को किसमें उकेरते थे? अभिलेखों के जरिए। प्रजा को किसी प्रकार का संदेश देना है तो अभिलेखों के जरिए। बड़ा शिलाखंड में लिखा जाता था ये। अभी आप रोड के किनारे जाते हो तो लवसरा 0 किलोमीटर, शक्ति 10 किलोमीटर लिखा रहता है। मगर उस समय के राजा महाराजाओं क्या कहते हैं? अभिलेख, बड़े बड़े शिलाखंड में अभिलेख लिखा जाते थे। अभिलेख, है ना, उसकी बात कर रहा है। और उसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी का नाम क्या था? आधा माह है ना, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। समझ में आया कि अशोक के स्तूपों को किसने पढ़ा? पूछेगा तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। क्या क्या हुआ? ऋग्वेद का लेखन कार्य, मतलब हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या क्या हुआ? ऋग्वेद का लेखन हुआ। कितने वेद हैं? 4। सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, इसका लेखन शुरू हुआ। और क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद कृषक बस्तियों का उदय हुआ। अंतिम संस्कार के नए तरीके। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? अंतिम संस्कार को कैसे क्या करते थे? दफनाते थे, है ना। नए नगर का उदय हुआ, पाटलिपुत्र, ये सब।
हम लोग ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस काल में हमें विकास को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र। अभिलेख शिलाखंडों में लिखा गया लेख, ग्रंथ है ना, ग्रंथ मतलब हम लोग जो देखते हैं वेद, सिक्के, चित्र। अभिलेख क्या है? देखिए आया जो पत्थर में, धातु में, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, खुदे, ठीक है, तो ये अभिलेख कहलाते हैं। इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ है 2008 में। जब आप मेन गेट के अंदर आते हो तो वहां पर एक संगमरमर में लिखा हुआ है, देखे हो कि नहीं, कि इस विद्यालय का उद्घाटन अमुक तारीख को इनके द्वारा किया गया, और ये आज से 40 साल बाद भी रहेगा वैसे ही हो। तो सोचिए अभिलेख उस समय पत्थर में लिखे जाते थे जो हजारों साल बाद भी हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये जन सामान्य की भाषा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल कहा जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक नगरों, राज्यों, लोहे के बढ़ते उपयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ये बोला, ये प्रश्न आपको पूछेगा बाद में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखने लायक, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथों में महाजनपद के नाम से कितने राज्य का उल्लेख है भाई? याद रखिएगा, जितना आपका उम्र है उतना महाजनपद। हालांकि इन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम में एकरूपता नहीं है। वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, गांधार, पंचाल, अवंती जैसे नामों से एकरूपता है। क्लियर यहाँ पर? महाभारत में द्रौपदी का और क्या नाम था? देखिए यहाँ पर गणराज वाले कौन कौन से महाजनपद थे? वज्जी, कुरु, मल, सूरसेन। और राजतंत्र वाले थे मगध। वर्तमान मगध की राजधानी राजगीर थी, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, बिहार का जो क्षेत्र, ठीक है। तो ये गणराज समझ में आ जाइए कि जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते थे, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य को। कब बना? 321। देखिए 1 2 3, पीछे से 1 2 कर दीजिए, 1 2 3, 321 ईसा पूर्व लिखिएगा, ईस्वी मत लिखना, पढ़ाया था ना ईसा पूर्व। अशोक के दादा का नाम क्या था? सम्राट। अशोक को सम्राट क्यों कहते हैं? कलिंग विजय किसने किया था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग मतलब उत्कल, उत्कल मतलब उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा। बहुत सारे फिल्म बन चुके हैं इस पर। इतिहास ऐसा अच्छा सब्जेक्ट है जिस पर बॉलीवुड में, हॉलीवुड में फिल्म बनते रहते हैं। पद्मावती, जोधा अकबर, कितने सारे ऐतिहासिक फिल्म हैं। आप लोगों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार फिल्म देख के आ गए, याद कर लिए। और ऐतिहासिक फिल्मों को देखनी भी चाहिए। जब आप पढ़ोगे अशोक तो आपको पिक्चर में किसी हीरो का चेहरा दिखेगा, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा है। देखिए सब बॉलीवुड वाले आपके किताबों से ले रहे हैं, एक्टर बना रहे हैं और आप भूल जा रहे हैं। अशोक के अभिलेख के अनुसार मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी, है ना, और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, तोसली, उजनी और सुवर्णगिरी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश किया, घनानंद को पराजित किया। आप स्टोरी सुने होंगे इसके बारे में कि जो घनानंद था वह तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले थे, चाणक्य जी। चाणक्य वो
चेहरे से कुरूप दिखते थे, चेहरा उनका अच्छा नहीं था। दरबार में बुलाते हैं और उनकी उपहास करते हैं। कौन करता है? घनानंद। नाम क्या रहता है सम्राट का? घनानंद। उसका उपहास करते हैं। चाणक्य के 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य के कितने नाम हैं माधुरी? 3 नाम चाणक्य के। चाणक्य का नाम सुने हो, देखे भी होगे, है ना? लंबा। उनकी निंदा करते हैं घनानंद, और घनानंद से वो नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं कि मैं तेरा विनाश करूंगा, तब तक मैं शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरा विनाश ना हो जाए। खोल देते हैं, और जब तक तेरा विनाश नहीं होगा तब तक मैं इसको बांधूंगा नहीं। अब जाते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या किया जाए। उसी बीच 5, 6 या 10, 12 लड़कों का एक खेल होता रहता है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका उम्र 7 साल रहता है, वो राजा बना रहता है, और उसके जो दोस्त हैं प्रजा बने रहते हैं। एक सिपाही बना हुआ है और बाकी की प्रजा बने हैं, और राजा कौन बना है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह का बना हुआ है। अब उसके न्याय से प्रभावित हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य प्रभावित हो जाते हैं और बोलते हैं कि जरूर ये आगे चलकर काफी बड़ा बनेगा। इस कारण उसको उसकी माँ से 1000 दिनार में खरीद लेते हैं। कितने में? 1000 दिनार में खरीद लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन खरीदते हैं? उस मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज ने सैनिकों को कितने प्रकार से बांटा है, ये याद रखना है। तो बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद का क्या नाम है? प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। वहां राजिम किस जिले में है? गरियाबंद में। किन किन नदियों का संगम है वहां पर? 3 नदियों का संगम है। पता करके बताइएगा, ठीक है? सुने हो कि नहीं? राजिम सुने हो ना? तो ये देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, अरे आ ही गया। इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। ये कितनी बार पूछेगा भाई आप, ये आने वाले समय में पूरा पूछेगा। मैं चाह रहा था कि आप लोग 12वीं अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए और आने वाले समय में कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए समर्पित भी हो जाए, ठीक है? और ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन किसका कवि था? समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऐसा नेपोलियन कौन था? ये भी है, ने संस्कृत में लिखा था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कहता है। सब आपके इतिहास में है कि अशोक का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको अरामेइक यूनानी भाषा में लिखा गया था, कहाँ का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब IAS कलेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं भाई इसको, तभी तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की किताबों को रट डालते हैं, घोल बना के पी लेते हैं वो लोग। सर तो बोले तो आज पन्ना को फाड़ के पानी में डुबा के पीना है तो सर याद हो जाएगा। तो भाई याद पढ़ना अलग होता है, पढ़ कर समझना, याद करना अलग होता है। मैं बोलूँ आप लोगों को चलिए पढ़िए, तो आप लोग खड़े होकर पढ़ोगे, पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने समझा नहीं। एकांत में, अकेले में।